न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नीतीश सरकार में होंगे 3 उप मुख्यमंत्री, ये बनेंगे विधानसभा स्पीकर। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, चिराग का बढ़ेगा कद। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद एनडीए ने राज्य में सरकार गठन पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भी शनिवार शाम नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन, रालोमा के उपेंद्र कुशवाहा और अन्य कई नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की। इस बीच रविवार शाम जेडीयू के नवनिर्वाचित विधायकों से सीएम नीतीश मिल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक सोमवार को होने की संभावना है। इसमें मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड ने अपने नवनिर्वाचित सभी 85 विधायकों को पटना बुलाया है। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। बाद में एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और सभी विधायक सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को विधायक दल के नेता के रूप में चुन सकते हैं। नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के साथ ही अगली एनडीए सरकार में 2 से 3 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला हो सकता है। वहीं सबसे ज्यादा मंत्री भाजपा के होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से बीजेपी के 15 से 16 विधायक मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू से 14 मंत्री बन सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की लोजपा को 3 मंत्री पद मिल सकता है, जबकि जितेंद्र राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के एक विधायक मंत्री बन सकते हैं। मंत्रिमंडल गठन में जातीय समीकरणों पर नीतीश कुमार के सीएम बनने के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भाजपा से होने की संभावना दिख रही है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं विधानसभा स्पीकर के रूप में किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी मिल सकती है। स्पीकर का पद फिर से भाजपा के खाते में जाने की खबर है। एनडीए में भाजपा सबसे मजबूत है। एनडीए ने 202 सीट जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। बीजेपी को 89 सीटें मिली है। जदयू को 85 सीटों पर सफलता मिली है। चिराग की लोजपा को 19, मांझी की हम को 5 तो उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को से 4 सीटों पर सफलता मिली है। विपक्ष में राजद के 25 तो कांग्रेस के 6 उम्मीदवार जीत कर आए हैं। माले के 3 सीपीएम के एक विधायक है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने फिर से 5 सीटों पर जीत दर्ज कराई है, कामयाबी हासिल की है। तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी का एक उम्मीदवार जीत कर आया है। अगली खबर, करोड़ों रुपया और टिकट के बदले गंदी किडनी। रोहिणी की नई पोस्ट से मचा बवाल। बिहार में आरजेडी के भीतर चल रही कलह के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक बेहद भावुक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। रोहिणी ने दावा किया है कि उनके पिता को दान की गई किडनी को गंदी किडनी कहकर उनके साथ दुर्व्यवहार और अपमान किया गया है। उन्होंने लिखा है कि उन पर आरोप लगे कि उन्होंने टिकट और करोड़ों रुपए के बदले किडनी दान दी। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कल मुझे गालियां दी गई और कहा गया है कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता के लिए अपनी गंदी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उन पर करोड़ों रुपया और टिकट के बदले पिता को किडनी देने के आरोप लगाए गए हैं। रोहिणी आचार्य की भावुक अपील है। इस पोस्ट में रोहिणी ने विवाहित बेटियों और महिलाओं से मार्मिक अपील करते हुए लिखा है, मैं उन सभी बेटियों और बहनों से ये कहना चाहूंगी जो विवाहित है, जब आपके परिवार में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी भगवान के समान पिता को मत बचाना। अपने भाई उस परिवार के बेटे से कहो कि वह अपनी या किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी ट्रांसप्लांट करवा ले। रोहिणी ने यह भी लिखा है कि विवाहित बेटी के बलिदान को गलत तरीके से पेश किया गया है। सभी बहनों और बेटियों को अपने माता पिता की परवाह किए बिना ही अपने खुद के परिवार, अपने बच्चों और अपने काम और अपने ससुराल जनों का ध्यान रखना चाहिए और केवल अपने बारे में सोचना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने और क्या लिखा है, लालू यादव की बेटी ने लिखा है कि मैंने अपने 3 बच्चों और अपने परिवार की देखभाल न करके
किसी की अनुमति न लेकर अपने पिता को बचाने का फैसला करके बहुत बड़ा पाप किया है। रोहिणी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके जीवन के सबसे बड़े बलिदान को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा है, आप मेरे जैसा अपराध कभी न करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। अगली खबर, बीजेपी को रोकने का ठेका सिर्फ मुसलमानों ने लिया है क्या? बिहार हार के बाद महागठबंधन से ओबीसी के तीखे सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें अपने नाम की है। इस परिणाम के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर महागठबंधन ने AIMIM को साथ क्यों नहीं जोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस ने बिहार चुनाव के नतीजों के बाद असदुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने महागठबंधन, बीजेपी, मुस्लिम नेतृत्व और सीमांचल के विकास और मत काटने के आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। पिछली बार भी यही देखने को मिला था। महागठबंधन ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ दिया है। उन्हें लगा था कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने तब भी कहा था कि हमें जो वोट मिलते हैं वह पार्टी के सिंबल पर मिलते हैं, किसी एक उम्मीदवार के कारण नहीं। हमारे इकलौते विधायक अख्तरुल इमान ने लगातार विधानसभा में जनता की बात उठाई। जमीनी स्तर पर संगठन ने पूरी मेहनत की। लोकसभा चुनाव में भी इनाम साहब को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। सीमांचल में असल लड़ाई केवल हम लड़ रहे हैं, बाकी पार्टियों ने इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। लोगों ने हमारे काम को देखा है, हम पर भरोसा किया और इसलिए हमने 5 सीटें जीती है। बलरामपुर तो हम केवल 350 वोट से हारे हैं। जिन 4 विधायकों ने हमें छोड़कर आरजेडी ज्वाइन की थी, उनमें से एक को इस बार आरजेडी ने टिकट दिया है, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई है। यह हमारी संगठनात्मक ताकत का सबूत है। सीमांचल के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब से कहा कि ओवैसी नहीं चाहता अलायंस करना गठबंधन से, तो हमने कहा कि अख्तर भाई ये जो लिख दे कागज पर उस पर आप दस्तखत कर दीजिए। और हमने कहा कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए, 5 तो हम जीते, एक बाई इलेक्शन जीते थे। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, मंत्री अगर सत्ता में आते मंत्री पोस्ट मत दीजिए, अब और क्या करेंगे। हमने सब चीज कोशिश कर ली। हमने तो बता दिया बिहार की जनता को और देश की जनता को कौन बीजेपी को रोकना चाहता था और कौन बीजेपी को आज कामयाब कर दिया है। इसमें हमारे को जो करना था हमने किया है। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी, हमको चुनाव लड़ना है और हम कोशिश करते रहेंगे। हमारा मानना यह है कि बिहार हो या देश हो, हर कास्ट का, हर समुदाय का एक पॉलिटिकल उनका एम्पावरमेंट है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है। इस देश में और बिहार में अगर किसी समुदाय की या कास्ट की लीडरशिप नहीं है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की नहीं है। और इसी वजह से उनसे नाइंसाफ़ी होती है, इसी वजह से उनसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका इस्तेसाल होता है। वो सिर्फ वोटर बन के रह गए, वो शहरी कहाँ बने, वो सिटीजन विद राइट्स नहीं बने। तो ये कोशिश एमआईएम कर रही है। ये पार्टीज ये चाहते हैं कि हम दरी बिछाएं, अपने ख्वाबों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करके इनको सत्ता दिलाएं, तो नहीं हो पाएगा ना वो। तो अभी भी क्या दरी बिछाएंगे? देखिए ये बयान आप जानते हैं बहुत सुर्खियां बटोरा था इस चुनाव भर में कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बचाने के लिए रह गए। बिछा रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि दरी, हम तो कह रहे हैं कि दरी वोट पतंग छाप के लिए था, वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए था और वोट उस पार्टी के लिए था जो सीमांचल की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रही है। और मैं साथ ही साथ जो फैसला बिहार की आवाम ने दिया उसकी इज्जत की निगाहों से कबूल भी करता हूं। और नीतीश कुमार को बिहार की आवाम ने मैंडेट दिया है। हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का और कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन से करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जहां बिहार की विकास की बात नीतीश कुमार करते हो, सबसे पहले सीमांचल से इंसाफ करेंगे और सीमांचल के हालात को बदलने की कोशिश करेंगे। और हम भी सीमांचल के लड़ते आएंगे और गवर्नमेंट से हम नुमाइंदगी भी करेंगे इस बारे में। वैसे साहब आप नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपके विधायकों को तोड़ा, मतलब
अगली खबर राजस्थान जोधपुर में ट्रेलर टेम्पो के बीच भीषण टक्कर, 5 श्रद्धालुओं की मौत और 14 घायल। राजस्थान के जोधपुर में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है। बालेसर थाना क्षेत्र में खारी बेरी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर और श्रद्धालुओं से भरे हुए टेम्पो की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें अब तक के 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सुबह करीब 5:30 बजे बाजरे की बोरियों से भरा हुआ एक ट्रेलर खारी बेरी गांव के मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो आगे से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसमें फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायलों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस बुलवाई। घायलों को पहले CHC फिर जोधपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद सभी घायलों को बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत वाले मरीजों को तत्काल जोधपुर के MDM अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। दर्शन करने जा रहे थे गुजरात के श्रद्धालु। टेम्पो में सवार सभी लोग गुजरात से रामदेवरा बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यह श्रद्धालुओं का एक छोटा सा समूह था जो सुबह सुबह यात्रा कर रहा था। हादसे की खबर मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस घायलों की पहचान और परिजनों को सूचना देने का काम कर रही है। पुलिस के अनुसार हादसा NH 125 के मोड़ पर हुआ है, जहां सुबह के समय धुंध और तेज रफ्तार भी दुर्घटना का प्रमुख कारण हो सकती है। ट्रेलर चालक से पूछताछ की जा रही है और वाहन को जब्त कर लिया गया। हादसे के बाद खारीबेरी गांव और आसपास के इलाकों में मातम का माहौल है। प्रशासन ने घायलों के उपचार में कोई कमी नहीं की है। इसके लिए अस्पताल में चिकित्सा टीमों को तैनात किया गया है। अगली खबर, रोहिणी पर चप्पल उठाने वाले पर आग बबूला। तेज प्रताप लालू यादव से बस एक इशारे का है इंतजार। बिहार चुनाव के ठीक एक दिन बाद ही लालू परिवार में एक और टूट हुई। दरअसल रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध तोड़ने की बात कही और उन्होंने संजय यादव और रमीश पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव भड़क उठे हैं। मेरी बहन के साथ अपमान असहनीय है। दरअसल इंस्टाग्राम पर जनशक्ति जनता दल के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया। उस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा कि कल की घटना ने दिल को भीतर से झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ है वह किसी भी हाल में असहनीय। उन्होंने कहा, सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इंस्टाग्राम पोस्ट में पार्टी के नाम के नीचे बहन के लिए भी लिखा गया कि इस तरह से रोहिणी आचार्य के बयान के बाद तेज प्रताप यादव का गुस्सा भड़क उठा है, लेकिन क्या कुछ वे एक्शन लेते वह देखना होगा। मालूम हो कि अनुष्का यादव से जुड़े विवाद के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और महुआ से चुनाव लड़ा, लेकिन तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए। नहीं, हम पद के लोभी नहीं है, तो RJD से अगर कुछ भी पद मिलेगा तो सबसे पहले हम उसको ठुकराने का काम करेंगे। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।